नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना होना, जिसे हम आसान भाषा में देशभक्ति भी कह सकते हैं। तो आखिर हमारे देश भारत के लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना कैसे उत्पन्न हुई और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने क्या क्या संघर्ष किए, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है 1914 ईस्वी से। ये वो साल थी जब विश्व की दो महान शक्तियाँ आपस में लड़ाई लड़ने लगती है। एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियाँ और दूसरी तरफ थी धुरी राष्ट्र। केंद्रीय शक्ति में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, जर्मनी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य थी। ऑटोमन साम्राज्य को हम अभी तुर्की के नाम से भी जानते हैं। और जो धुरी राष्ट्र थी उसमें रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान था। तो ये दोनों शक्तियाँ आपस में लड़ाई लड़ रही थी, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। और जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। अब देखो यार, आप यहाँ पर गौर से देखो तो आपको एक देश दिखाई देगा, ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड, जिसने हमारे देश भारत पर कब्जा किया था और भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। हमारे भारत का प्रथम विश्व युद्ध से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन था, क्योंकि इस लड़ाई में ब्रिटेन भी लड़ रहा था और ब्रिटेन ने पूरे भारत को गुलाम बना रखा था, जिसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था। क्योंकि इस युद्ध को इंग्लैंड जीतना चाहता था, जिसके कारण इंग्लैंड के रक्षा संबंधी खर्चे भी बढ़ गए और इस खर्चे को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने भारत में टैक्स बढ़ा दिए। अंग्रेजी सरकार ने कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, जिसके कारण चीजें महंगी हो गई। 1913 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच अधिकतर चीजों के दाम 2 गुने हो गए, जिसके कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। जब भी अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत होती थी तो भारतीय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करते थे और उनसे युद्ध लड़वाते थे, जिसके कारण भारत के लोगों में गुस्सा था और ये गुस्सा धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ता चला गया और भारत के लोगों के मन में अब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच में भारत में एक और मुसीबत आ गई। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से भारत में अकाल पड़ गया। और इसी समय भारत में एक और समस्या आ जाती है, इन्फ्लुएंजा महामारी। अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी ने भारत की परिस्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया। आप लोग इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 1921 की जनसंख्या के अनुसार अकाल और महामारी के कारण लाखों लोग मर गए थे। भारत में इतना सब कुछ चल रहा था कि इसी बीच एंट्री होती है भारत के महान व्यक्ति की, यानी कि महात्मा गांधी की। गांधी जी एक वकील थे और वह दक्षिण अफ्रीका में काम करते थे। लेकिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आ जाते हैं। गांधी जी एक आइडिया लेकर भारत के लोगों से मिलते हैं और इस आइडिया का नाम था सत्याग्रह। ये आइडिया था अहिंसा का। गांधी जी का कहना था कि हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो बिना हथियार के लड़ेंगे, सत्य की राह पर चलकर और शांतिपूर्ण तरीके से। इस आइडिया को लेकर गांधी जी ने भारत के 3 अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन किए, जिसमें से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिलों में किसान के लिए किया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बोलते थे और जिस भी जगह पर नील की खेती होती थी वो जगह बंजर हो जाती थी, मतलब कि खराब हो जाती थी। और जो अंग्रेज थे वो किसानों को नील की खेती करने के बदले पैसे भी बहुत कम दे देते थे, जिस वजह से किसान लोग काफ़ी परेशान थे। इसीलिए गांधी जी यहाँ पर किसानों के साथ मिलकर पहला सत्याग्रह आंदोलन करते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में ही गुजरात के खेरा जिले में किसानों का साथ देते हुए किया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे। लेकिन उस समय पर किसानों की फसलें खराब हो गई थी और प्लेग नाम की महामारी भी फैली हुई थी, जिसकी वजह से किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। लेकिन गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन किया और टैक्स नहीं लेने की मांग की और गांधी जी इस आंदोलन को भी जीत जाते हैं। इसके बाद गांधी जी ने अपना तीसरा सत्याग्रह आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद शहर में मजदूरों के लिए किया था, क्योंकि वहाँ के जो मजदूर थे उसको मजदूरी यानी कि पैसा बहुत कम दिया जाता था। तो जो मजदूर थे वो परेशान थे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी, इसीलिए मजदूर ज़्यादा पैसों की मांग कर रहे थे। इसीलिए गांधी जी मजदूरों का साथ देते हैं और अपना तीसरा सत्याग्रह आंदोलन करते हैं और गांधी जी तीसरा सत्याग्रह आंदोलन भी जीत जाता है। अब देखो यार, ये जो आंदोलन हो रहे थे देश के अलग अलग जगहों पर, इसको देखकर जो अंग्रेज थे वो शांत थोड़े ही रहेंगे। इन सब को देखकर अंग्रेजों को आ गया गुस्सा। इसीलिए अंग्रेजों ने एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट एक कानून था जो 1919 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था
और इस कानून में लिखा गया था कि जो भी व्यक्ति क्रांति करते हुए पकड़ा जाएगा उसको 2 साल तक जेल में रख दिया जाएगा और उस व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये कानून भारतीय लोगों के लिए इतना ज़्यादा खराब था कि इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। अब जो अंग्रेज था उसको किसी पर भी शक होता था तो उसको सीधा 2 सालों के लिए जेल में डाल देते थे, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई नेता हो। तो इन सब को देखते हुए गांधी जी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं, जिसे रोलेक्ट सत्याग्रह कहा जाता है। और ये जो सत्याग्रह था वो पूरे भारत में शुरू हुआ। तो इस आंदोलन को गांधी जी 6 अप्रैल को शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो गांधी जी के कहने पर 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़ताल शुरू हो जाती है। इन सब को देखकर अंग्रेजों के मन में डर बैठ जाता है कि हमारी कानून व्यवस्था खराब न हो जाए। इसीलिए अंग्रेज पॉलिटिशियन लीडर को पकड़ना शुरू कर देती है और पंजाब के अमृतसर में बहुत सारे लोकल लीडर्स को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं और गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है। और 10 अप्रैल को जो अंग्रेज होता है वो अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला देती है, जिस वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बैंक, डाकघर और रेलवे स्टेशन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। तो इन सब को देखते हुए अंग्रेज सरकार मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक शासन। मार्शल लॉ लगने के बाद पूरी पावर मिलिट्री के पास चली जाती है और उस समय मिलिट्री की जो कमांड थी वो थी जनरल डायर के पास। अब देखो यार, 13 अप्रैल का दिन था। उस दिन बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इस बाग में बैसाखी का मेला लगा होता है, तो ज़्यादातर लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए आए होते हैं। ये लोग मासूम थे, इन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो ये बहुत सारे लोग निश्चिंत होकर बैसाखी का मेला देख रहे थे। पर इस बाग में कुछ ऐसे भी लोग थे जो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। तो जब जनरल डायर को ये सब पता चला कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो अपनी मिलिट्री के साथ आता है और बाग के दरवाजे को बंद करवाकर लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोली चलवा देते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बहुत सारे लोग सड़कों पर आकर हड़ताल करने लगते हैं, जनता और पुलिस के बीच में झड़प होने लगती है, लोग सरकारी भवनों पर हमला कर देते हैं। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि लड़ाई दंगे हो। ये सब देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता है और वह रोलेक्ट सत्याग्रह को बंद करा देते हैं और अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।